कल दिन स्टूडियो में बहस करते थे, आज आप सड़कों पर कैमरा लेकर लठेतों को भेज रहे हैं। इतिहासकारों पर आप पानी फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। हम किस युग का दृश्य देख रहे हैं भाई? ये किस युग का दृश्य हो सकता? यूट्यूबर्स हैं नामी गिरामी, आज इस इशू पर क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? उस समय आपने दलित हिंसा चिल्लाने से आप उनके मुंह पर पट्टी बांधकर इस तरह के रेगुलेशन को लागू करेंगे, ये नहीं चलेगा। निकाल दिया है, कोई मीटिंग नहीं करने देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ये बर्दाश्त नहीं है कि बाहर भी आप करें। भाई तो कहां हम जाएंगे? पिछले 50 सालों से इस तरह के जो समता की जो आवाज उठती है अपनी कॉलेज लाइफ से मैं देख रहा हूं और उसका एक अनुभव है। देखिए, आजादी में एक ही चीज हासिल हुई और वो है समता की चेतना। और समता की चेतना पर जो मुहर लगती है वो संविधान लगाता है कि हाँ, इस चेतना को हमको आगे बढ़ाना है, उसकी एक व्यवस्था करता है। और मैं ये देख रहा हूं कि समता केवल शब्द से भारतीय समाज में जो बच्चे सुलगते हैं उनको सबसे ज्यादा चिढ़ है। और ये बात मैं एक झलक के रूप में रखना चाहता हूं कि सामने कुर्सी पर बैठने न देने का अधिकार, यानी कि बैठने न बैठे आप, इसकी व्यवस्था कर रखी थी आपने। और कुर्सी पर बैठने को लेकर, खाट पर बैठने को लेकर इस भारतीय समाज में कितने लोगों के खिलाफ उत्पीड़न, दमन और हत्या तक की घटना हुई है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और ये महज 50-60 साल पुरानी बात है। और तब से मैं ये देख रहा हूं कि जैसे ही समता शब्द आता है, बराबरी की बात जहां आती है, हमले शुरू हो जाते। और जब पहली बार संवैधानिक रूप से आपने ये तय किया कि हम दाखिले में आरक्षण देंगे, दाखिले की इजाजत देंगे, क्यों आया? क्योंकि आपने शिक्षा से वंचित कर रखा था और वो एक सामाजिक जो व्यवस्था आपने बना रखी थी, उस व्यवस्था के तहत आपने वंचित कर रखा था कि आपको तो अधिकार ही नहीं है। पूरी की पूरी जाति जो है इस देश की, वो जाति जो श्रमिक जाति है, जो इस देश का निर्माण करती है, उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, शिक्षित होने का अधिकार नहीं है। ये व्यवस्था कर रखी थी। अब वो व्यवस्था खोली, किसने खोली? ये आपस के हमारे सबके संघर्षों ने खोली। और जब ये खुल गई, जब स्कूल में जाने लगे, कॉलेज में जाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो दिमाग बैठा है, जो ढांचा बैठा है, वो कैसे उसकी इजाजत देगा? वो तमाम तरह से जलीलें करता है, तमाम तरह से वो इस दाखिले से रोकने की कोशिश में वो लगा रहता है। मैं केवल एक बात, एक सवाल के रूप में पूछना चाहता हूं कि 1990 के बाद से क्यों भारतीय कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के साथ, और वो जो संस्था है वो IIT हो, IIM हो या एम्स जैसी संस्था हो, और देश की और भी जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, सबके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर जो हमले हैं वो किस तरह के छात्रों के खिलाफ, छात्र छात्राओं के खिलाफ वो हमले ज्यादा तेज हो गए, हमले बढ़ गए 90 के बाद। ये बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। 2006 में, 2006 में जब हायर एजुकेशन में दाखिले के लिए, दाखिले का जब प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा, उसके बाद कैंपस का वातावरण, यानी कैंपस में जो दमन है, जो एट्रोसिटीज है, वो पॉइजनस हो गया, जहरीला हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये CBI के जो डायरेक्टर थे मिस्टर राघवन, उन्होंने कमेटी उनकी अध्यक्षता में बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने बात कही, और मुझसे खुद उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही कि पूरी दुनिया में इतना जहरीला वातावरण कहीं भी नहीं मिलेगा जितना
भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और ये लगातार कोशिश दाखिले के बाद आप ये समझ लें कि उसको जो प्रताड़ना है, जो यानी कि जो एट्रोसिटीज है, जो लोगों को दबाने की जो कोशिश है, वो किस किस लेवल पे पहुंची है। आप अगर आप जाएंगे इंटरव्यू में फेल करने की शिकायतें अब खूब बढ़ी है। क्यों बढ़ी है भाई? पीएचडी में दाखिला नहीं हो रहा है, सीटें खाली रह जा रही हैं। किनकी सीटें खाली रह जा रही हैं? एनएफएस आजकल तो आप सबसे बड़ा एक अंगूठा बन गया है कि आपको हर जगह वो लिखा मिलेगा, वो या तो नौकरी में हो या पीएचडी में दाखिले में हो, सीटें खाली रह जा रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारी सीटें खाली। कौन उससे महरूम हुआ पढ़ने से? समाज में दूसरी तरफ लोगों में भूख पैदा हुई है, पढ़ने की चेतना पैदा हुई है। आप उस चेतना का सामना नहीं कर पा रहे, आप उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे, बल्कि उस चेतना को चाहते हैं कि कैसे वो वापस चली जाए। ये जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी बनी वो है क्या? एक्सक्लूजन की पॉलिसी है। एक्सक्लूजन कैसे बढ़े इसकी पूरी व्यवस्था उसमें की जा रही है, की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक तो बात यह है कि जब भी समानता की बात होगी, वो इस जो समाज में जो वर्चस्व रखते हैं उनको स्वीकार नहीं होता है, वो रिएक्ट करते हैं। और वो जो रिएक्ट करते हैं, जो पूरी सत्ता की जो संरचना है, पूरी जो मशीनरी है, वो कोर्ट हो, वो प्रेस हो, वो यूनिवर्सिटी हो, जहां कहीं भी ये मशीनरी है, उनके आपस में वो सारे के सारे लोग गैंग अप हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और एक दूसरे को तर्क देते हैं। एक तर्क देगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तो दूसरे में पुलिस का इंटरवेंशन हो जाए, तो फिर कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाए। इस तरह से ये तर्क को डेवलप करते हैं। कल दिन स्टूडियो में बहस करते थे, आज आप सड़कों पर कैमरा लेकर लठेतों को भेज रहे हैं। कोई फर्क नहीं है उससे। एक ही बात होती है कि हम जो सोशल इकोनॉमिकल जो सवाल है, जो इस देश के बहुसंख्यक जो आबादी है उसका जो सवाल है, जो आपको सामाजिक और आर्थिक तौर पर उसका जवाब देना है, वो जवाब देने की बजाय आप उसको लॉ एंड ऑर्डर का कैसे ये प्रॉब्लम बन जाए, इसकी आप कोशिश करते हैं। आप कहीं कभी भी देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम में इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमारे पास वो जवाबदेही नहीं रहेगी। सोशल और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो आपको जवाब देना है वो आप नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर से आप टैकल करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी यही बात हो रही है कि इसको कैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करें। और मैं आपको याद दिलाऊं, 2 अप्रैल 2018 को उस देश में क्या हुआ? देश में जब पूरा दलितों ने बंद का कॉल दिया, बहुजन समाज ने कॉल दिया बंद करने का, किसी का कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। मीडिया को जो बोलना था बोल रही थी, लेकिन वो भारत बंद हुआ और उसमें घुसपैठ हुई, उसमें हिंसा हुई, उसमें नाम दिया गया दलित हिंसा। जितने भी ये सो कॉल जो आज के बड़े यूट्यूबर्स हैं, नामी गिरामी, आज इस इशू पर क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? उस समय आपने दलित हिंसा चिल्लाने शुरू किया, जबकि इंक्वायरी हुई, जबकि स्टडी हुई और ये बात मालूम हुआ कि नहीं, उसमें घुसपैठ हुई थी। वो कहां से बहुजन इस देश में बहुजन समाज हिंसा को एफोर्ड कर सकता है? अरे भाई, वो समाज को जाति विहीन बनाना चाहता है, वो चाहता है कि अमन चैन और कानून की व्यवस्था बने। वो हिंसा चाहेगा, हिंसा करेगा। कैसे उसके मुंह में, उसके सर पर आप इस तरह से लाते हैं चीजों को, ये इसका एग्जाम्पल है। इसीलिए साथियों, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये यात्रा, ये लड़ाई, जंग किसी के रुकने से लड़ाई रुकेगी नहीं। ये बहुत साफ तौर पर लिख लिया जाना चाहिए, उसको अंडरलाइन कर लिया जाना चाहिए कि समता की लड़ाई चल रही है, जारी रहेगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि हर जगह पर, कॉलेजों से लेके यूनिवर्सिटी से लेके और तमाम जगहों पर हम ये अधिकार हासिल नहीं कर लेंगे। हमारी चेतना को आप पीछे नहीं ले जा सकते, मैं बहुत ही साफ तौर पे कहना चाहता हूं। और हम कहीं से भी जातिवादी समाज नहीं चाहते हैं, हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। हम उन तमाम लोगों का स्वागत करते हैं और हम मानते हैं ये कि समाज में जो लोग आगे निकलकर, जो समाज में पहले ऊंची जाति के माने जाते थे, वो अपनी अगर
चेतना से आगे नहीं निकलते तो आज ये आंदोलन यहाँ नहीं पहुंचता। उनका समर्थन मिला है और आज भी मिलता है, बहुत सारे लोग आज भी समर्थन देते। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हम लोग जाति की बात को आज आप भुनाना चाहते हैं। आप लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की जो थ्योरी चलती है, वो आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी को हर जगह घुसाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा भाई मेरे। कम से कम तो यार अपनी चेतना को थोड़ा तो आप ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ी मरम्मत कर लीजिए, थोड़ा तो स्वीकार कर लीजिए। कहां आप अल बिरूनी 1000 साल पहले की जो स्थिति बता रहे हैं, आज भी वहीं आप ठहरे हुए हैं। यानी 1000 साल में भी आप इधर उधर नहीं हुए। ये कितनी शर्मनाक बात है सोसाइटी के लिए। आप कहेंगे हम लीडर हैं, समाज को चलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इतिहासकारों पर आप पानी फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। हम किस युग का दृश्य देख रहे हैं भाई? ये किस युग का दृश्य हो सकता है? आप सोचिए जरा, इसकी कल्पना करें आप। तो मैं ये साथियों जरूर कहूंगा कि हमें ये जो पूरी आप विश्वविद्यालयों में एक काम करें, विश्वविद्यालय में एक काम ये करें कि आप जो समाज के जो लोग हैं जो अपने अधिकार से वंचना की स्थिति देखते हैं, उनको आप बोलने का अधिकार यूनिवर्सिटी कैंपस में दे। इस रेगुलेशन की सार्थकता तभी है। आप उनके मुंह पर पट्टी बांधकर इस तरह के रेगुलेशन को लागू करेंगे, ये नहीं चलेगा, नहीं काम करेगा। इसीलिए आप दोनों काम करना है कि आप हमारे जो अधिकार है, हम लोग पहले विवेकानंद स्टैचू के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में सैकड़ों की संख्या में मीटिंग कर चुके हैं। अब हम बाहर भी कर रहे हैं तो आप हमको नहीं करने दे रहे हैं। आपने कैंपस से हमको बाहर निकाल दिया है, कोई मीटिंग नहीं करने देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको यह बर्दाश्त नहीं है कि बाहर भी आप करें। भाई तो कहां हम जाएंगे? जंगल में जाएं क्या हम बात करने के लिए? कहां जाएं? आपने कैंपस से बाहर कर दिया। कैंपस जबकि हमारा है, हमारा राइट है वहां बोलने का, लेकिन आपने बाहर कर दिया। अब वहां भी बोल रहे हैं तो वहां भी आपको आफत, वहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है। तो साथियों ये बात मैं ये जरूर कहूंगा, और मैं ये कहूंगा कि सचमुच में नीयत अगर साफ है कि इस देश में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं और यहां तक कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, मैं वो एक मिनट आपका लूंगा और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो शायद आपको ये जानने को नहीं मिला होगा। रेगुलेशन कोई पहली बार नहीं आया है। 2009 के बाद से लगातार रेगुलेशन आ रहे हैं और रेगुलेशन से पहले गाइडलाइंस आते थे। 90 के बाद से यूजीसी के गाइडलाइंस आ रहे हैं और गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन की अगर संख्या देखेंगे तो दर्जनों में है। 2019 का मैं आपको एक पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बस उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। 2019 में भी आया, क्या था उसमें व्यवस्था? आप ये देखिए, ये डिफिनीशन इन द रेगुलेशन, ये देखिए 2019 का है। कंप्लेंट्स ऑफ एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज, वुमेन, माइनॉरिटी और पर्सन विद द डिजेबिलिटी कैटेगरीज। ये है पूरी इसकी इस दायरे में आने वाले। उसके पहले जो उद्देश्य है उस पूरे एक्ट का क्या है, इस एक्ट का आप उद्देश्य से पढ़ेंगे तो इसका उद्देश्य में आपको जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन आप देखिए क्या लिखते हैं, उद्देश्य क्या है 2026 का। 2026 के रेगुलेशन का उद्देश्य है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, इसमें लिखा है उद्देश्य में दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन को संवर्धन देना। अब बताइए इससे सॉफ्ट रेगुलेशन और क्या हो सकता है कि आप लगातार, अगर हम कहें कि 1947 के बाद से कितने लोगों ने आत्महत्या की, आपके पास फिगर है? ये आश्चर्य होगा जब आप इसकी स्टडी करेंगे और मालूम करेंगे कि उसके बाद से मेडिकल संस्थानों में खास तौर से जितने दलित छात्रों ने आत्महत्या की है, आप जब उनकी बारे में जानेंगे तो आपकी रूह कांपेगी। आत्महत्याएं की घटनाएं यूनिवर्सिटी कैंपस में क्यों बढ़ी है, क्यों हो रही है?
रोहित वेमुला और पायल तो एक दो नाम है। आप बताइए कि कैंपस में पढ़ने जा रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कैंपस तो भाई प्रोटेक्शन की जगह है, लेकिन आप वहां उस जगह पर आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं और फिर काश काश खेलने लगते हैं आप। अरे भाई, पिछड़े के साथ हो रहा है, दलित के साथ हो रहा है, आदिवासी के साथ हो रहा है, तो हम किसके साथ बोलेंगे कि हो रहा है। यह भारतीय समाज का सच है। इसलिए साथियों, मैं ये समझता हूं कि हमें इस तरह की गिदड़भक्ति से कोई बात नहीं पीछे होने वाली है। ये समता की लड़ाई हमारी चेतना का हिस्सा है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये चेतना पीछे लौटने वाली नहीं है। ये पूरी लड़ाई पूरे देश में ये लड़ाई नए तरीके से ऑर्गेनाइज हो रही है। और मैं आयशा को बहुत शुक्रिया करता हूं कि छात्र संगठनों में इसने इसको लीड लिया है, इसकी अगुवाई की है। ये इसके धन्यवाद के पात्र है।